बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं कि ये जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन रिजीम चेंज कैसे हुआ, कैसे इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, इसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा बातें की हुई। तकरीबन 8 से 10 के करीब वीडियो है, तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा के लेक्चर्स दिए हुए मैंने इस ऑपरेशन रिजीम चेंज के ऊपर। और मैंने तब से इसके ऊपर बात की, तकरीबन 2 साल पहले से बात की है कि ये किस तरह से जनरल बाजवा और बिलावल जरदारी प्लानिंग कर रहे थे ऑपरेशन रिजीम चेंज की। लोग आज भी यही समझते थे कि नून लीग ने ऑपरेशन रिजीम चेंज प्लानिंग की है। खासतौर पर डॉक्टर मुईद समझते हैं कि नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा के साथ मिलकर ये सब कुछ प्लान किया। ऐसा नहीं था। मैंने उस टाइम पर बात की थी कि ये पीपुल्स पार्टी और लेफ्ट लिबरल लोगों की साजिश है इमरान खान के खिलाफ जनरल बाजवा के साथ मिलकर। और जनरल बाजवा लेफ्ट की लॉबी के साथ अलाय करता था, खुद को एक लिबरल जनरल माना जाता था, जिसकी वजह से उसकी लिबरल्स के साथ ज्यादा बनती थी। और वो जो ये आपकी नून लीग है, इसको कुछ खास अहमियत वगैरह नहीं देते थे। और आज का जो आर्मी चीफ है, ये नून लीग को अहमियत देता है, लेकिन इसके जो नीचे के कमांडर्स है वो सारे के सारे लेफ्ट के हैं। सो वो सारे के सारे पीपुल्स पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं। सो जनरल बाजवा को या जनरल आसिम मुनीर को वो स्पेस नहीं मिल रहा कि नवाज शरीफ को ला सके। लेकिन जनरल बाजवा नवाज शरीफ को लाना भी नहीं चाहता था, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि नवाज शरीफ के आने में इतनी ज्यादा रुकावटें वगैरह हैं। सो जनरल आसिम मुनीर भी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको नीचे से सपोर्ट नहीं मिल रहा है इस तमाम तर चीजों में। और जनरल आसिम मुनीर की पोजीशन भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। अब सवाल यह होता है कि ये ऑपरेशन रिजीम चेंज किसके कहने के ऊपर हुआ। इसमें 2 ही बड़े किरदार है, एक बिलावल जरदारी पीपुल्स पार्टी, दूसरा पाकिस्तान आर्मी के अंदर लिबरल जनरल्स। और लिबरल जनरल्स का हेड था जनरल कमर जावेद बाजवा। अच्छा, लिबरल जनरल्स पाकिस्तान आर्मी के अंदर आए कैसे? अगर आप 2000 से पहले देखें, यानी 9/11 से पहले की बातें देखें, तो वो सारे के सारे इस्लामिक जनरल्स थे, वो लिबरल नहीं थे। अच्छा, इस्लामिक जनरल्स के अंदर भी एक सबसे बड़ी खामी ये थी कि वो अपने जो एनिमीज है उनको सही प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को सही समझ नहीं पा रहे थे। और इस्लामिक जनरल्स ने पीपुल्स पार्टी को बहुत ज्यादा टारगेट किया हुआ था। वजह यह थी कि पीपुल्स पार्टी अमेरिका की मदद से लिबरलिज्म को प्रमोट करना चाहती थी और इस्लामिक जनरल्स वगैरह ये सब कुछ नहीं चाहते थे। सो मेजोरिटी ऑफ इस्लामिक जनरल्स ने जनरल मुशर्रफ का साथ दिया ताकि नवाज शरीफ की हुकूमत का धड़म तख्ता किया जाए। अब जिन जनरलों ने, जो मुसलमान जनरल थे, जो इस्लामिक जनरल थे, जिन्होंने जनरल मुशर्रफ का साथ दिया नवाज शरीफ को हटाने के लिए, नवाज शरीफ उस टाइम पर खुद को अलाय करता था इस्लामिक आइडियोलॉजी के साथ। उस टाइम की बात करो जब जनरल मुशर्रफ ने इसके खिलाफ कू किया था, तो उन जनरलों को भी बहुत मायूसी हुई थी कि यार नवाज शरीफ के साथ हमें ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन जनरल मुशर्रफ ने कह दिया था तो कर दिया उन लोगों ने। उसके बाद जनरल महमूद वालों ने बहुत माफिया शाफिया भी मांगी नवाज शरीफ से कि यार देखो, हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं था, चीफ का कहना था इसलिए आपके साथ लड़ाई हो गई, अगर आप चीफ को बाईपास ना करते तो आपके साथ बड़ी लंबी हुकूमत चल सकती थी। सो फौज का नवाज शरीफ के साथ उस टाइम पर कोई झगड़ा वगैरह नहीं था, दोनों एक ही आइडियोलॉजी को शेयर करते थे। लेकिन उस टाइम के आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ ने ये सारा का सारा बंद डाल दिया। अब जैसे जनरल मुशर्रफ आ जाता है, उसके बाद 9/11 हो जाता है। 9/11 के बाद जनरल मुशर्रफ ओवर द नाइट सारी पॉलिसी चेंज कर देता है और एक क्रैकडाउन यानी एक पर्ज लॉन्च कर देता है पाकिस्तान आर्मी के अंदर। जितने भी इस्लामिक जनरल्स थे उन सब के ऊपर पाबंदी लगा देता है, उन सबको सेक कर देता है, नौकरियों से हटा देता है। और लिबरल जनरल, जिसमें आपका जनरल बाजवा आ जाता है, जिसमें ये सारे के सारे करप्ट जनरल्स आ जाते हैं, प्लॉट का कल्चर आ जाता है, इन सबको प्रमोट करना शुरू कर देता है। उसके बाद जनरल क्यानी आता है, वो भी करप्शन करता है। उसके बाद जनरल राइल के टाइम के ऊपर न्यूट्रल फेस चलता है। उसके बाद आपके ये जितने भी है जनरल बाजवा, ये सारे करप्ट जनरल्स किसकी पैदावार थे? जनरल मुशर्रफ की। क्योंकि जनरल महमूद को अरेस्ट कर दिया गया था, जनरल महमूद था, जनरल शाहिद अजीज था, ये सारे के सारे इस्लामिक जनरल थे। इन्होंने बड़ी गालियां दी थी उस टाइम पर मुशर्रफ को, और मुशर्रफ ने इनके खिलाफ मिलिट्री क्रैकडाउन भी लॉन्च किया हुआ था और आर्मी के अंदर सारे के सारे जो इस्लामिक जनरल थे उनको हटाया था। वजह यह थी कि अमेरिका को खुश करना था। उस टाइम पर आपको पता है इनराइट मॉडरेशन की फिलॉसफी भी मुशर्रफ जाता पड़ा था। सो ये जितना भी गंद आप फौज का आज देख रहे हैं, ये मुशर्रफ की पैदावार है, इसको आप अंडर एस्टिमेट ना करें। उसके बाद जनरल बाजवा आया। जनरल बाजवा ने भी बहुत ज्यादा पर्चेस लॉन्च किए और उन्हीं ऑफिसर्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया विद इन द आर्मी जो नून लीग के या पीपुल्स पार्टी के ज्यादा करीब थे, खासतौर पर पीपुल्स पार्टी के। इनका ज्यादा से ज्यादा फेवर पीपुल्स पार्टी की तरफ था। अब बात है कि ये जो पाकिस्तान की लेफ्ट है यानी लिबरल डेमोक्रेसी की जो लोग हैं, ये है कौन कौन, इनको थोड़ा सा हाईलाइट करना जरूरी है। सबसे पहले क्रिश्चियन माइनॉरिटी, उसके बाद आते हैं कादियानी माइनॉरिटी, उसके बाद आते हैं आपकी जो हिंदू माइनॉरिटी है, उसके बाद जितनी भी आपकी हजारा माइनॉरिटी हो गई, छोटी मोटी माइनॉरिटी, उसके बाद सब एथनिक नेशनलिस्ट यानी बलोच नेशनलिस्ट हो गए, आपके पख्तून नेशनलिस्ट हो गए, जो नेशनलिज्म सब नेशनलिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं, जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के ऊपर बिलीव नहीं करते, ये सारे के सारे पीपुल्स पार्टी के साथ खड़े। अब पीपुल्स पार्टी भी आप देखेंगे कि जीएसएन नेशनलिज्म के ऊपर बनी है। अब तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो जीएसएन नेशनलिज्म के ऊपर आ गई है। अब आपको इनको पकड़ना कैसे? ये आपकी जो है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, ये पश्तूनों के नाम के ऊपर बनी हुई है, ठीक है, मतलब इसकी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के साथ कुछ भी नहीं है। इसी तरह से बलोच नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये भी बलोचों के नाम के ऊपर, सिंधी नेशनलिस्ट मूवमेंट, सिंधियों के नाम के ऊपर। इसी तरह से पोटवार के अंदर जितने भी है जो एंटी पंजाब सेंटिमेंट्स रखते हैं या जो आप साउथ पंजाब के अंदर रखें, जो सेंट्रल पंजाब से नफरत रखते हैं, तो उनके जितने भी सेंटिमेंट्स वगैरह हैं, सो उनके ऊपर पीपल्स पार्टी कैपिटलाइज करती है। सो लिबरलिज्म के ये वो टोले, कादियानी टोला जो पाकिस्तान से नफरत करता है, क्रिश्चियनिटी का वो टोला जो थोड़ा माइनॉरिटी में जो सप्रेस है,
और हिंदुइज्म का वोट वाला जो माइनॉरिटी में सप्रेस है, ये वो वोट बैंक है जिसके ऊपर पीपुल्स पार्टी रिलाय करती है, जिसकी सपोर्ट से पीपुल्स पार्टी वापस इक्तदार में आना चाहती है। बट प्रॉब्लम ये है कि इनका टोटल वोट बैंक पीपुल्स पार्टी का सिंध का मिला के, इन सारी माइनॉरिटीज का मिला के टोटल वोट बैंक 60 लाख से क्रॉस नहीं करता। 60 लाख से ज्यादा वोट बैंक बनता ही नहीं है। अगर आप साउथ वाले भी मिला ले तो 80 लाख से ज्यादा बनता नहीं है। 80 लाख से आप 100 के करीब ये सीटें नहीं ले सकते पाकिस्तान के अंदर। और पीटीआई का 2.5 करोड़ से ज्यादा का वोट बैंक है। अब 2.5 करोड़ के वोट बैंक के सामने 80 लाख का वोट बैंक कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो आपकी 50 सीटें भी नहीं होंगी। सो इसके साथ वो इक्तदार में आ नहीं सकते। सो इसीलिए उन्होंने पीटीआई को सप्रेस करने के लिए डिवाइड करने की कोशिश की है, ताकि पीटीआई का वोट बैंक टूट जाए और पीटीआई एज ए ऑर्गेनाइज्ड पार्टी इलेक्शन को कॉन्टेस्ट ना कर सके। मैंने पहले ही कहा था कि ये सारी जो ऑपरेशन रिजीम चेंज की प्लानिंग है ये लिबरल टोले की है। इसीलिए आप देखेंगे कि लिबरल के जितने भी जर्नलिस्ट हैं, मोस्ट ऑफ द जर्नलिस्ट जो मीडिया में काम करते हैं वो लिबरल आइडियोलॉजीज के साथ खुद को मतलब एडेयर करते हैं, उसके साथ मिलाते हैं। और वही वजह से ये सारे के सारे जितनी भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्राइसिस हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये लिबरल्स कुछ भी नहीं करे। वजह ये कि ये सारा ऑपरेशन तो प्लान ही इन्होंने किया हुआ है, सारा ऑपरेशन लिबरल लोगों ने प्लान किया हुआ, तो ये कैसे अपने ही ऑपरेशन के खिलाफ आवाजें उठाएंगे। सो ये आपको समझ में आ जाएगा होगा। उसके बाद जुडिशरी के अंदर बहुत ज्यादा लिबरल जजेस है, वो सारे के सारे ये करे। अब आपको ये बात एग्जैक्टली समझ में आ चुकी होगी कि पाकिस्तान के अंदर जो लिबरल फैशिज्म है ये किसने करवाया है। आर्मी तो है, लेकिन इसके पीछे जो आइडियोलॉजिकल थिंकिंग है वो पाकिस्तान की उन मीडिया के लोगों की है जो लिबरलिस्ट थे। अब लिबरल आमतौर पर कहते ये है कि हमें ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना चाहिए, सिविलाइजेशन को प्रमोट करना चाहिए, कल्चरल होना चाहिए, पीसफुल को एग्जिस्टेंस के ऊपर बात होनी चाहिए। इनकी बातें आप सुनेंगे तो बड़ी अच्छी प्यारी प्यारी बातें, जन्नतियों वाली बातें करेंगे, लेकिन इनके एक्शंस आप अगर नोट करना शुरू करेंगे सबसे घटिया, सबसे ज्यादा चर्च लेने वाले लिबरल्स, सबसे ज्यादा ड्रग्स लेने वाले लिबरल्स, सबसे ज्यादा शराब पीने वाले लिबरल्स, सबसे ज्यादा करप्शन करने वाले लिबरल्स, सबसे ज्यादा रेप जिना को प्रमोट करने वाले लिबरल्स, सबसे ज्यादा गरीबों की एक्सप्लॉइट करने वाले लिबरल्स, सबसे ज्यादा गुर्बत जिन इलाकों में होगी जहां पर लिबरल्स होंगे, जहां पर लिबरल्स की हुकूमत होगी या नेशनलिस्ट सब नेशनलिस्ट जैसे पश्तून तहफुज मूवमेंट इनकी हुकूमत होगी, तो वहां पर सबसे ज्यादा गुर्बत होगी। क्योंकि ये गरीबों का कोई भी ख्याल नहीं करते, बस उनसे वोट लेते और उनको एक आसरा दे रहे हैं कि हम जमहूरियत ला रहे हैं, हम ये ला रहे हैं, और गरीबों को भी अंगूठा पता चलता है, कुछ भी नहीं पता चलता कि उनके साथ हो क्या रहा है। यही काम आप कांग्रेस देखेंगे, कांग्रेस भी इंडिया के अंदर यही करिए। सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गरीब सूबे वही है जहां पर कांग्रेस की हुकूमत है, ये एक फैक्ट है। इसी तरह से आप जब लिबरल डेमोक्रेट्स देखते हैं ये अमेरिका के, तो जहां से डेमोक्रेट सबसे ज्यादा जीते वहां पर सबसे ज्यादा गुर्बत, जहां पर कंस्टिट्यूएंसी लिबरल डेमोक्रेट्स की सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा सीटें कंसिस्टेंटली जीते आ रहे हैं, वहां पर इनकी हुकूमत है ये डेमोक्रेट्स की, लिबरल डेमोक्रेट्स की। इसीलिए एक बुक लिखी थी एक टाइम पर, उसने कहा था कि लिबरल फैशिज्म का दौर है। यहां पर आपको यह भी बात समझा दूं कि ये लिबरलिज्म ओरिजिनेट होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, उसको बाद इसको अल्ट्रा रेडिकलाइजेशन इवेंट आता है जिसमें इन्होंने जार का खात्मा किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी इस लिबरल सेक्युलर आइडियोलॉजी का बड़ा रोल था, और उस टाइम पर लिबरल सेक्युलर आइडियोलॉजीज के अंदर जूस भर भर के थे। आपको पता है कि जर्मनी के अंदर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारी थी, वेमार रिपब्लिक आई थी, उसके अंदर जूस थे बहुत ज्यादा, सोशल डेमोक्रेट्स के नाम के ऊपर। जो जार के खिलाफ बगावत हुई थी उसके अंदर भी जूस थे, कम्युनिस्ट के अंदर जो भी थे सारे के सारे जूस ही थे, मोस्ट ऑफ देम। लियोन टॉल्स्टॉय तो सबसे बड़ा जू था। बहरहाल लियोन टॉल्स्टॉय की फिलोसफी बहुत अच्छी भी है, आपको कभी दोबारा मौका मिला तो बताऊंगा उसके हवाले से। उसके बाद जो आपकी ऑटोमन एम्पायर टूटी थी, उसके अंदर थेसलोनिका के अंदर जो मीडिया था उसका जो काम था, थेसलोनिका के अंदर सारे के सारे जूस बैठे हुए थे। थेसलोनिका के अंदर ये आपका ये जो मुस्तफा कमाल अतातुर्क था वो वहीं पर पैदा हुआ था। सो थेसलोनिका के अंदर ही से आपके यंग तुर्क्स निकले थे। थेसलोनिका के अंदर जूस बैठे हुए थे, जूस का मीडिया बैठा हुआ था, और ऑटोमन एम्पायर को भी सबसे ज्यादा धचका यहीं से आया था। इसी तरह से जूस के अंदर ही वो सारी की सारी सीक्रेट सोसाइटीज बनी थी। थियोडोर हर्जल जिसने इजराइल का बानी था, जिसने आपकी ज़ायनिस्ट मूवमेंट की बुनियादें डाली और इजराइल का सारा नक्शा बनाया, वो भी एक जर्नलिस्ट था, वो मीडिया के अंदर काम करता था। सो वो भी जूस था। सो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि जो यूरोप के अंदर जितनी भी बर्बादी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर तो सारे जूस थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर चारों एम्पायर्स खत्म हो गई थी। जार की खत्म हो गई थी, आपकी रशियन जार तो चला गया था, आपके जर्मन का काइजर चला गया था, ओटोमन तुर्क चले गए थे, ऑस्ट्रिया की जो एम्पायर्स थी वो भी सारी की सारी, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर वो खत्म हो गई थी, छोटी छोटी रियासतें बन गई थी, और वहां पर ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज आ गई थी जिसके अंदर जूस की सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन थी। और वो सारा का सारा जो काम किया था वो मीडिया ने किया था उस टाइम पर, और मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल जू का था। अब ये वही सिलसिला था जिसको हिटलर ने आइडेंटिफाई किया था कि यार ये जूस बड़ी बदमाशी कर रहे हैं, ये अपने पैसे की ताकत से और इनका जो मीडिया के ऊपर कंट्रोल है, इन दोनों की मदद से गलत सलत आइडियाज फैला रहे हैं और पूरे यूरोप को डिस्टेबलाइज करके रख दिया हुआ है इन लोगों ने, और यूरोप के अंदर जंगों के ऊपर जंगे फैला रहे हैं। इसीलिए जो हिटलर था उसने नेशनल सोशलिज्म पार्टी बनाई, सोशल डेमोक्रेट्स के खिलाफ उसने नेशनल सोशलिज्म बनाई। अब सोशल डेमोक्रेट्स कम्युनिस्ट की एक पार्टी थी यूरोप के अंदर, ईस्टर्न यूरोप के अंदर या वेस्टर्न यूरोप के अंदर, वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप के बीच में जो थी वो सोशल डेमोक्रेट्स पार्टी थी, वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर पार्टी थी। असल में कम्युनिस्ट
कम्युनिस्ट ये चाहते थे कि अगर यूरोप के ऊपर कंट्रोल कम्युनिस्ट का होगा तो वहां पर सोशल डेमोक्रेट्स होने चाहिए, क्योंकि इलेक्शन होने चाहिए। अब सोशल डेमोक्रेट्स की पार्टी का बुनियादी मकसद ये था कि वो नेशनलिज्म की फीलिंग्स, यानी जर्मन नेशनल है, ऑस्ट्रियो हंगेरियन नेशनल है, ऑटोमन नेशनल है, उनको सप्रेस करना है, बल्कि एक आइडियोलॉजिकल मोटिवेटेड पार्टी बनानी है जिसको कहते हैं कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड की पार्टी वगैरह वगैरह। वो सारी बकवासी एक्चुअली में जूस बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे थे। सो इनके खिलाफ नेशनल सोशलिज्म की पार्टी बनाई थी हिटलर ने इसलिए नेशनल सोशलिज्म का नाम दिया था क्योंकि वो जर्मन नेशनलिज्म को सोशलिज्म के साथ मिला के प्रमोट करना चाहता था, ना सिर्फ इकोनॉमी को बल्कि जर्मन नेशनलिज्म को भी बहुत आगे रखना चाहता था। नेट रिजल्ट यह हुआ कि उसने बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया और पार्टी को खड़ा किया और उसके बाद पूरी जर्मनी के ऊपर उसकी हुकूमत आ गई। उसके बाद इसने जूस को जर्मनी से निकालने की कोशिश की और अच्छे तरीके से निकालना शुरू किया क्योंकि उसको समझ आ गई थी कि ये जूस सबसे बड़े गद्दार हैं। उसके बाद बर्तानिया के जूस के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन बर्तानिया भी जूस से डरता था। जूस से बर्तानिया भी नफरत करता था कि यार ये जूस बड़े घटिया लोग हैं, ये हमारे खिलाफ भी हो सकते हैं। तो बर्तानिया भी बड़ी मतलब है ना ट्रेडी आग से जूस को देखता था। तो यहाँ पर यह कहना कि बर्तानिया बड़ा प्रो जू था, ये नहीं था। जो जूस का असल प्रो था वो अमेरिका आ गया था, वो भी बाद में बना। तो जैसे हिटलर ने जूस को निकालना शुरू किया तो यूरोप के अंदर जंग के बाउल शुरू हो गया कि जंग होगी यूरोप के अंदर, ये होगा वो होगा। तब हिटलर ने 1939 में राइक्सटैग में, मतलब वहां की जो पार्लियामेंट थी, वहां पर उसने स्पीच दी थी। बड़ी कमाल की स्पीच है, अगर किसी को मिल जाए यूट्यूब पर पड़ी हुई है। आप 1939 हिटलर की स्पीच सुन ले जब वो पोलैंड को ऑक्यूपाई करने जा रहा था, पोलैंड के ऊपर कब्जा करने जा रहा था। तो 1939 में उसने स्पीच दी थी, बड़ी मतलब पावरफुल स्पीच है। आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी मिल जाएगी, यूट्यूब पर पड़ी हुई है, सुने उस स्पीच को। बहुत कुछ है उस स्पीच में। उस स्पीच में आपको सारे राज पता चलते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के। उसमें हिटलर ने कहा था कि मेजॉरिटी चीज बताता हूँ, बड़ी बड़ी वाली बातें। उसने कहा था कि यूरोप की तबाही के पीछे यहूदियों का हाथ है। यूरोप के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहूदियों ने करवाई। उसके बाद उसने कहा था कि अगर यूरोप के अंदर दोबारा से जंग शुरू हुई, जंग मतलब दोबारा यूरोप के अंदर दाखिल हुई, तो मैं वादा करता हूँ, तमाम नेशनल और इंटरनेशनल कम्युनिटी से वादा करता हूँ, यहूदियों की ईंट से ईंट बजा दूंगा। जर्मनी बचे या ना बचे, दुनिया बचे या ना बचे, यहूदियों की ईंट से ईंट बजा दूंगा। उसके बाद उसने यहूदियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया था, क्योंकि उसके बाद पोलैंड के बाद बरतानवी फौजें आ गई थी और लड़ाई शुरू हो चुकी थी, फ्रांस के ऊपर हिटलर कब्जा कर चुका था। फिर हिटलर ने कहा कि जूस ढूंढो। सबसे पहले जूस को हमने फेंटी लगाने, उसके बाद जूस को चुन चुन कर मारा गया था। और हिटलर का कम्युनिस्ट के साथ सबसे बड़ा फड्डा भी इसी वजह से था कि जूस की वजह से कम्युनिस्ट सोशल डेमोक्रेटिक जो फिलोसफी फैलाना चाहते थे वहां पर, वो सारी की सारी जूस से इंस्पायर थी और जूस को ज्यादा प्रमोट कर रहे थे। इसी तरह से आप आज भी देखें, यूक्रेन के अंदर एक यहूदी है ज़ेलेंस्की, और जिसने सारी की सारा गड्ढा डाला हुआ है। यूक्रेन प्राइमरीली रशिया के अंडर आता था, कैथरीन के टाइम के ऊपर, पीटर द ग्रेट के टाइम के ऊपर, उसके बाद जार के टाइम के ऊपर, सारा का सारा रशिया के अंदर आता था। उसके बाद सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जब यूएसएसआर बना तो यूक्रेन को आजाद कर दिया गया था। तो यूएसएसआर को निकिता क्रश्चोव ने 1956 में एक बॉर्डर बना के दिए थे यूक्रेन के, वरना इससे पहले तो ये रशिया के अंदर आता था। 1956 में निकिता क्रश्चोव ने इसके बॉर्डर बनाए। उसके बाद इसको जो भी था गोर्बाचोव ने क्राइमियन वगैरह पेनिसुला दिया। उसके बाद जब रशियंस के साथ यूक्रेन के अच्छे ताल्लुकात चल रहे थे तो 15 साल के अंदर सारा का सारा यूक्रेन उस तरफ चला गया। उसके बाद यूक्रेन का एक प्रेसिडेंट था जिसको रशिया बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था, वो रशिया के साथ अलाय करता था, लेकिन उसके खिलाफ बगावतें की गई, सड़कों के ऊपर मुजाहरे किए गए। जैसे ईरान के अंदर मुसद्दिक के खिलाफ जो मुजाहरे किए गए थे, मुसद्दिक की हुकूमत को गिराने के लिए शाह ईरान ने करवाए थे अमेरिका की मदद से। इसी तरह से यूक्रेन के अंदर मुजाहरे किए गए और उसके बाद उस प्रेसिडेंट को भागना पड़ा और उसके बाद उन्होंने जाकर ज़ेलेंस्की को लाए। ज़ेलेंस्की ने जाकर ये ठोककर अमेरिका का साथ दिया। उसके बाद उसने अपने मुल्क के अंदर वॉर करवा दी और आज हमें पता चल रहा है कि यूक्रेन के जूते खा रहे हैं फौजी। ये जो उनका काउंटर ऑफेंसिव हुआ है, कुत्ते की मौत मरे उनके फौजी। 2-2, 3-3 ब्रिगेड रातों रात में गुम हो गई हैं। ऐसे मतलब जूते खाए यूक्रेनियों ने आजकल। सो ये वो हमें पता चलता है कि कैसे जूस अपने आप को अमेरिका के साथ अलाय करते। अच्छा, ऐसे भी नहीं है कि जूस सिर्फ खुद को अमेरिका के साथ अलाय करते। अगर अमेरिका एक सुपर पावर नहीं हो और कमजोर हो जाए, एक कमजोर मुल्क हो जाए और चाइना सुपर पावर हो जाए, तो आप इन जूस को देखेंगे कि भागते हुए चाइना की तरफ आ जाएंगे और फिर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज अपनाना शुरू करेंगे और फिर कहेंगे कि ये जो एम्परर शी जिनपिंग है, ये जार है, ये बड़ा मोतबर है, ये यहूदियों के लिए अच्छा है। फिर वो ये एक ऐसा लिटरेचर लिखेंगे जिसमें बताया जाएगा कि चीनियों ने कैसे यहूदियों की हिफाजत की, चीनी कैसे यहूदियों के भाई भाई हैं। और अगर पाकिस्तान सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाए या सुपर पावर हो जाए, फिर ये यहाँ पर लिखेंगे कि पश्तून जो है ना, सारे के सारे हमारे भाई, ये लॉस्ट ट्राइब्स हैं। फिर ये इस तरह का लिटरेचर लिखेंगे। और अगर सऊदी अरबिया हो जाए तो ये कहेंगे कि अरब इजराइल ब्रदर्स है, इब्राहिमिक रिलीजन है, ये वो है। सो जो भी सुपर पावर होता है उसकी चमचागिरी करने ये यहूदी पहुंच जाते हैं। सो ये इस तरह की आइडियोलॉजी के ऊपर पूरी दुनिया चलती है और यहूदी ऐसे चलते हैं। इसी से आपको पता चलता है कि ये लिबरल डेमोक्रेट्स वगैरह क्या तमाशा है। और इन्होंने आपके मुल्क के ऊपर सारा का सारा पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। अब मसला यह है कि पाकिस्तानी फौज को कैसे टेक ऑन करने में कामयाब हो गए। सबसे बुनियादी मसला यह था कि पाकिस्तानी फौज के अंदर अकल नहीं, कभी ना थी, ना है, ना होगी। ये फौजों के अंदर कभी भी अकल नहीं होती और ना ही उनका काम होता है। असल अकल होती है, जो ब्रेन होता है ना मुल्क का, वो होता है आपकी फॉरेन ऑफिस। फॉरेन
ऑफिस के अंदर आपके ऐसे ऐसे डिप्लोमेट्स बैठे होते हैं जो पूरी दुनिया घूम चुके होते हैं, उनको पता होता है कि कौन कहां से आ रहा है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इन डिप्लोमेट्स के ऊपर ही आपका रिलाय करना होता है और वो आपका एक्चुअल ब्रेन होते हैं, और दूसरी होती है इंटेलिजेंस एजेंसियां। दोनों को हाईजेक किया। अब नदीम, जो जनरल नदीम है, इस भैंचोद को क्या पता कि मुल्क कैसे चलता है, इसको क्या पता इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम क्या होता है। इसी तरह से आप देखें फॉरेन ऑफिस के अंदर भी वो सारे के सारे कादियानी भर्ती किए हुए हैं। कादियानियों ने सारे के सारे फॉरेन ऑफिस का ओवरलुक ही बदल दिया है। सो अगर आपने इस मुल्क को सही तरक्की दिलानी है तो दो बंदों से आपको निजात चाहिए। एक तो आपको इस मुल्क की फौज से इनको थोड़ा सा सप्रेस करना पड़ेगा, इनको अपने काम के ऊपर लगाना पड़ेगा और इनको मुल्क की पॉलिटिक्स से दूर करना पड़ेगा। दूसरा, फॉरेन ऑफिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों में से और मीडिया में से, खास तौर पर मीडिया में से लिबरल लोगों का, सेक्युलर लोगों का, कादियानी लोगों का सफाया करना पड़ेगा। जब तक आप इनका सफाया नहीं कर सकते, आपका पूरे मुल्क का नैरेटिव की धज्जियां उड़ाते फिरेंगे, आपके अंदर कंफ्यूजन फैलाते रहेंगे। अगर आपको कन्विंस नहीं कर पाएंगे तो आपके अंदर कंफ्यूजन फैलाते रहेंगे, आपको ये बताते रहेंगे कि आप कितने गरीब हो, कमजोर हो, बुज़दिल हो। पाकिस्तान सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क बन सकता है, मैं आपको गारंटी करता हूं। इस वक्त 6 के करीब मुल्क जो आजाद हुए थे आपके रशिया से, यूएसएसआर के बाद 1990s में, वो सारे मुस्लिम मुल्क हैं, वो सारे पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। सेंट्रल एशियन ममालिक, सेंट्रल एशियन हमारी इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा के रख दी इन लिबरल लोगों ने। क्या बात करते हैं ये लोग, और स्ट्रेटेजिक डेप्थ को कॉन्सेप्ट का ऐसा मजाक बनाया कि ये तो कुछ भी नहीं था, ये फजूल था। अगर ये सेंट्रल एशियन ममालिक, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, काजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे, किर्गिस्तान, ये सारे, अफगानिस्तान, ये सारे और तुर्की, ये सारे हमारे साथ मिलकर हमें रिइंफोर्स करें और हमारे ट्रेड लिंक्स हो, पॉलिटिकल लिंक्स हो, एक तरह की हमारे पास यूरोपियन यूनियन जैसी एक्सेस हो, एक दूसरे के यहाँ पर आना जाना हो, उनको वार्म वाटर पोर्ट तक एक्सेस हो, वो क्योंकि वो लैंडलॉक कंट्रीज है, और इनके साथ हमारे डिफेंस पैक्ट्स हो। इंडिया की मां बहन ना कर दे, हम इंडिया की धज्जियां उड़ा देंगे। और इंडिया को पता है ये सब कुछ, ये सब कुछ इंडिया को पता है कि ये पाकिस्तान इतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है कि हमारी ईट से ईट बजा सकता है। हमारे इंडोनेशिया के साथ कितने अच्छे ताल्लुकात थे, उनको किसने बर्बाद किया। इंडोनेशिया और पाकिस्तान के इतने अच्छे ताल्लुकात थे कि हम ज्वाइंट डिफेंस की बातें करते थे कि इंडिया को हम समंदर में घुसने नहीं देंगे, हम ज्वाइंट नेवी बनाएंगे, और चाइना हमारी ज्वाइंट नेवी बनाने में मदद भी करना चाहता है। अब वो इंडोनेशिया के साथ ताल्लुकात किसने खराब किए। ये हमारे बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात अच्छे थे शेख मुजीब के हवाले से, वो किसने खराब किए। बात करते हैं ये लोग, ये नेशनल पॉलिसी बनाएंगे, ये लिबरल लोग बनाएंगे। इनकी पॉलिसी यही है कि जो अमेरिका कहे, अमेरिका कहता है इंडिया अच्छा तो इंडिया अच्छा, अमेरिका कहता है इंडिया बुरा तो इंडिया बुरा। ये लिबरल डेमोक्रेट्स पाकिस्तान को चलाएंगे कि यार क्या बात करते हो लोग। सो हमारी फौज को आंखें खोल लीजिए, हमारा इतना बड़ा पोटेंशियल है, हम इंडिया की मां बहन एक कर सकते हैं यार। इस पूरे रीजन में इंडिया की कुत्ते जैसी हैसियत नहीं होगी, हम जितनी तादाद में ज्यादा है यहाँ पर। बात करते कहते हैं इंडिया के लोग हिंदू बहुत तादाद में ज्यादा है। बात मेरी हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, बात मेरी बीजेपी के खिलाफ है। हिंदू तो मेरे भी बहुत ज्यादा दोस्त है पाकिस्तान के अंदर बैठे, उनका लेवल देखें। जो पाकिस्तानी हिंदू है और जो इंडिया का हिंदू है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तानी हिंदू अपनी गाड़ी देखे, उसके बंगलो देखे, उसके मतलब चाल चलन देखे, उसके जो कपड़े वगैरह देखे, उसका स्टाइल देखे, और इंडिया के हिंदू को देखो भैंचोद के पास पहनने को कपड़े नहीं है और बात करता है। यहाँ पर आप देखें जो इंडिया के अंदर बीजेपी है, इसका तो हम सफाया कर सकते हैं। आज अगर हमारी तादाद देखो साउथ एशिया के हवाले से, सिर्फ साउथ एशिया के हवाले से बात करो, 25-24 करोड़ के करीब तादाद है पाकिस्तान के अंदर, 20-22 करोड़ के करीब बांग्लादेशी तादाद में, 25 करोड़ के करीब आपके हिंदुस्तान के अंदर बैठे हुए। इंडोनेशिया की तो आबादी की बात ही नहीं करता, वो भी 25-30 करोड़ के करीब है। सो अगर आप साउथ एशिया के अंदर इंडोनेशिया को मिलाकर आप आबादी देखें तो तकरीबन 80 से 90 करोड़ के करीब मुस्लिम रहते हैं। इंडिया के हिंदुओं की तादाद कौन सी है? 100 करोड़। सो 10 करोड़ का फर्क है इस पूरे रीजन के अंदर, इस पूरी ज्योग्राफी के अंदर 10 करोड़ का फर्क है सिर्फ वो सिर्फ पॉपुलेशन के हवाले से। क्या बात करते हैं कि हम इनको सप्रेस नहीं कर सकते। हमें यहाँ तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस चाहिए। को एग्जिस्टेंस तभी होगी जब ये कश्मीर को देंगे और हमारे साथ ठीक तरीके से चलेंगे। अगर नहीं चलेंगे तो हम इंडिया से मिलिटरीली इतना पीछे भी तो नहीं है, लेकिन मसला यह कि नेशनल विल नहीं है, प्लानिंग नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है, डिप्लोमेटिक प्रिपरेशन ऑफ वॉर नहीं है, और सारा ड्रामा किया हुआ है इन लिबरल लोगों ने। कादियानी आपके हरामजादे, लिबरल सारे हरामजादे, और ये पीपल्स पार्टी हरामजादी, ये सारे के सारे मिलकर पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। और फौज तो वैसे ही निकमी थी, निकमी है, निकमी रहेगी। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि पीटीआई को एक बड़ी ब्रॉड बेस्ड थिंकिंग चाहिए इस पूरे मामले को कंट्रोल करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।